Hello friends, welcome back to Undoubted Business, your doubt clearing platform. दोस्तों आज के इस सेशन में हम लोग बात करेंगे अबाउट क्लास 11th और क्लास 11th में हमने जो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वाला चैप्टर है वो स्टार्ट किया था और अब हम उसे कंप्लीट भी करने वाले हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो उस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, ठीक है, जिसका नाम है एक दूसरा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो कि काफी कॉमन फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनीज। देखिए, आपने बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुना होगा, बहुत सारी कंपनीज के बारे में सुना होगा, ठीक है, रिलायंस, टाटा, उसके बाद एप्पल, सैमसंग, है ना, गोदरेज। तो ये सारी क्या है दोस्तों, कंपनीज है। अब ये कंपनीज क्या होती है, कैसे फॉर्म की जाती है और कितनी टाइप की कंपनीज इंडिया में इनकॉर्पोरेट होती है, हम इस बारे में जो है इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं कि आखिर ये जॉइंट स्टॉक कंपनीज का फंडा क्या है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का पूरा चैप्टर है, मतलब टॉपिक है, मैंने इसको, ये जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का पूरा टॉपिक है दोस्तों, मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंपनीज के बारे में। सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बेसिक्स ऑफ कंपनीज के बारे में कि कंपनी होती क्या है, क्या उसका कंसेप्ट है, क्या उसके फीचर्स हैं, क्या उसके मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है। ठीक है, हम ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे कि कंपनी जो होती है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, किस तरह से कंपनी फॉर्म की जाती है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है उसमें। ठीक है, हम देखेंगे कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है उसमें। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। ठीक है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं कंपनी फॉर्म करते हुए। कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो कैसे डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है, ये देखेंगे। और किस तरह से फिर कंपनी है जो अपना बिजनेस कमेंस करती है, शुरू करती है, स्टार्ट करती है। ठीक है, कंपनी किस तरह से फॉर्म होती है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व रहती है उसमें। फिर कंपनी के इनकॉर्पोरेशन में कंपनी क्रिएट करते टाइम क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। कंपनी का जो कैपिटल है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, दैट इज व्हाट कैपिटल स्ट्रक्चर। फिर कंपनी अपना बिजनेस जब स्टार्ट करती है तो उसमें क्या क्या चीजें रहती है, ये सब हम देखेंगे। और फिर उसके बाद देखेंगे कि कंपनी कितनी तरह की होती है। तो देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज, देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ कंपनीज। बेसिकली 3 टाइप की कंपनीज होती है। कोई भी कंपनी या तो प्राइवेट कंपनी होगी, या पब्लिक कंपनी होगी, या 1 पर्सन कंपनी होगी। ये जो 1 पर्सन कंपनी का कंसेप्ट है दोस्तों, ये अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इससे पहले 1 पर्सन कंपनी इतना पॉपुलर नहीं था। कंपनीज एक्ट में 1 पर्सन कंपनी को भी एक कंसेप्ट माना गया, एक टाइप माना गया है कंपनी का। तो 3 तरह की कंपनी होगी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड 1 पर्सन कंपनी। इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम देख रहे हैं बेसिक्स ऑफ कंपनीज के बारे में। ठीक है, चलिए, तो बेसिक्स ऑफ कंपनीज, एक सेकेंड, बेसिक्स ऑफ कंपनीज। बेसिक्स ऑफ कंपनीज, देखिए, बेसिक्स ऑफ कंपनी क्या है। देखिए, आजकल कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी कॉमन हो गया है ना, बहुत सुटेबल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है ये, क्योंकि इसके काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं, काफी सारे बेनिफिट्स होते हैं दोस्तों। जैसे हमने देखा था कि जितने भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, जितने भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो किसी ना किसी एक्ट से गवर्न हो रहे थे, है ना, वो किसी ना किसी एक्ट से क्या हो रहे थे, गवर्न हो रहे थे, राइट। वो किसी ना किसी एक्ट से गवर्न हो रहे थे। जो भी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है
वो किसी ना किसी एक्ट से क्या हो रहे थे, गवर्न हो रहे थे। एक सेकेंड गाइस, किसी ना किसी एक्ट से क्या हो रहे थे, गवर्न हो रहे थे। जैसे पार्टनरशिप एक्ट हो गया, ठीक है, जैसे क्या हो गया, पार्टनरशिप एक्ट हो गया, उसके बाद सोसाइटीज का एक्ट हो गया, फिर HUF का हिंदू सक्सेशन एक्ट था। तो वैसे ही जो कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, वो किस एक्ट से गवर्न होता है, वो होता है कंपनीज एक्ट 2013 से गवर्न होता है। कौन से एक्ट से गवर्न हो रहा है, कंपनीज एक्ट 2013। अब ये जो एक्ट है ये अमेंड होते होते बनता है, ये जो एक्ट है ये अमेंड होकर बनाया गया है। बहुत सारे चेंजेस कर दिए गए, कुछ प्रोविजंस ऐड किए, कुछ प्रोविजंस घटा दिए गए, और जाके आज की तारीख में ये एक्ट है जो सारी की सारी कंपनीज को गवर्न करता है। और इससे पहले जो एक्ट हुआ करता था वो था 1956 का एक्ट, ठीक है, 1956 का एक्ट। अब जो कंपनीज एक्ट 2013 है उसके सेक्शन 2 क्लॉज 20 में दोस्तों, किसी भी एक्ट में जो भी डेफिनेशंस दी हुई रहती है वो उस एक्ट के सेक्शन 2 में दी रहती है। तो कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी की डेफिनेशन दी हुई है। वो बोलता है, A company means a company registered under Companies Act 2013 or any other previous company law. लॉ मतलब कौन सा लॉ, कंपनी लॉ। प्रीवियस लॉ कौन सा लॉ हो जाएगा, 1956 का लॉ। तो ऐसी कंपनी, कंपनी का मतलब वो कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड है या कोई प्रीवियस कंपनी लॉ में, मतलब 1956 या उससे पहले के लॉज में अगर वो रजिस्टर्ड है, तो उस कंपनी को हम कंपनी बोलेंगे। जो इस एक्ट में या किसी प्रीवियस लॉ में रजिस्टर्ड है उसको हम क्या बोलेंगे, कंपनी बोलेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये जो कंपनीज एक्ट 2013 है ये कंपनीज को गवर्न करता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके फीचर्स के बारे में। इसके फीचर्स के बारे में देखिए, कंपनी जो होती है वो बिकॉज ऑफ लॉ क्रिएट होती है ना, बिकॉज ऑफ एक्ट, दिस कंपनीज एक्ट 2013 की वजह से कंपनी क्रिएट होती है, इसीलिए हम उसको कहते हैं आर्टिफिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट इज सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब कि दोस्तों हमारी जो कंपनी होती है, हमारी जो कंपनी होती है और उसके जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, मेंबर्स को हम बोलते हैं शेयर होल्डर्स। मेंबर्स को क्या बोलेंगे, शेयर होल्डर्स। जनरली जो शेयर होल्डर्स होते हैं और कंपनी, ठीक है, वो दोनों अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। दैट इज व्हाट इज सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक। फिर फॉर्मेशन, आगे 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 जो आने वाले, आगे जो वीडियोस आएंगे, ठीक है, सॉरी, आगे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम देखेंगे कि कंपनी का फॉर्मेशन कैसे होता है। परपेचुअल सक्सेशन, देखो कंपनी के जो मेंबर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स है भले ही उसमें कोई भी चेंज आ जाए, अनफॉर्चुनेटली मेंबर्स की डेथ हो जाए, मेंबर्स इंसेन हो जाए, मेंबर्स कुछ इनकैपेसिटी हो जाए मेंबर्स की, ठीक है, मेंबर्स को कुछ भी हो जाए, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली मेंबर्स को अगर कुछ भी हो जाता है तो उससे कंपनी के एग्जिस्टेंस पर, कंपनी के एग्जिस्टेंस पर कोई उसका इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, उसका इफेक्ट नहीं आएगा। दैट इज परपेचुअल सक्सेशन, कंपनी लंबे समय तक एज अ गोइंग कंसर्न चलती रहेगी, ठीक है, चलती रहेगी। फिर कंट्रोल, देखिए अब कंपनी में क्या होता है, एक होता है कंपनी का ओनरशिप, एक होती है कंपनी की ओनरशिप और एक होता है कंपनी का मैनेजमेंट। तो यहाँ पर जो कंट्रोल है, कंट्रोल जब हम मैनेजमेंट की बात करते हैं एंड ओनरशिप की बात करते हैं तो कंपनी की जो ओनरशिप रहती है वो कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास रहती है, ठीक है। और कंपनी जो मैनेज की जाती है, कंपनी में होते हैं डायरेक्टर्स, ठीक है, कंपनी में क्या होता है, डायरेक्टर्स। और जब एक से ज्यादा डायरेक्टर हो जाते हैं तो उनको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर।
तो कंपनी का जो कंट्रोल है, कंपनी का जो कंट्रोल है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होता है। कंपनी जो मैनेज की जाती है, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो किससे होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से होता है। और शेयर होल्डर्स के पास कंपनी की ओनरशिप रहती है, क्योंकि ये कंपनी के कैपिटल को सब्सक्राइब करते हैं, कंपनी के जो शेयर्स हैं उसको परचेस करते हैं, तो कंपनी की जो ओनरशिप है वो किसके पास रहेगी? शेयर होल्डर्स के पास रहेगी। और कंपनी के जो मैनेजमेंट, रेगुलर मैनेजमेंट का काम रहता है वो किसके पास रहता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास। तो इस तरह से कंपनी का जो कंट्रोल है वो ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है। फिर लाइबिलिटी, कंपनी जो है वो लिमिटेड भी हो सकती है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली भी हो सकती है, और अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाली भी हो सकती है। तो दो लाइबिलिटीज हो सकती हैं कंपनी की, या तो लिमिटेड या अनलिमिटेड। जनरली कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहती है, ठीक है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज कम होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी वाली जो कंपनीज है वो ज्यादा देखने को मिलती है। कंपनीज की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होती है। फिर कॉमन सील, जैसे कंपनी का एक अपना सील होता है, ठीक है, कंपनी का एक अपना सील होता है जिसके थ्रू वो काम करती है। आजकल कॉमन सील ये एक फीचर इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, बट हाँ कि कंपनी की अपनी एक सील रहती है, ठीक है, जो उसके डॉक्यूमेंट्स पे या फिर कहीं भी जो भी उसके ऑफिशियल पब्लिकेशंस वगैरह रहते हैं उसमें यूज होती है, ठीक है। रिस्क बियरिंग, कंपनी, ठीक है, कंपनी में जो रिस्क होती है, कंपनी में जो रिस्क होती है वो जनरली किस पर आती है? शेयर होल्डर्स पर। क्यों? क्योंकि कंपनी के ओनर्स कौन है? शेयर होल्डर्स हैं। तो रिस्क बियरिंग किसके पास जनरली रहती है? कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास रहती है, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है कि कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको भी रिस्क उठानी पड़े, क्योंकि वो डायरेक्टली मैनेजमेंट में इन्वॉल्व रहते हैं। तो ज्यादातर यही होता है कि जो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनको ज्यादा रिस्क उठानी पड़ती है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अब कंपनी के जो शेयर्स होते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं। शेयर होल्डर चाहे तो कंपनी के जो शेयर्स हैं उनको ट्रांसफर कर सकता है, सोल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये है कंपनी के फीचर्स जो रहते हैं। आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी, फॉर्मेशन, परपेचुअल सक्सेशन, कंट्रोल, लाइबिलिटी, कॉमन सील, रिस्क बियरिंग और ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब कंपनी के मेरिट्स और डीमेरिट्स, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्यों सुटेबल माना जाता है, उसके कुछ रीजंस हो सकते हैं। क्योंकि कंपनी में जो लाइबिलिटी रहती है वो कैसी रहती है? लिमिटेड रहती है। कैसी रहती है दोस्तों? लिमिटेड। ये इसका एक बेनिफिट भी है कि अगर कभी कंपनी के जो डेट्स है उनको पे करना पड़ा तो कंपनी के जो ओनर्स है उनकी लाइबिलिटी उतनी ही बनेगी जितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन हुआ है या जितना गारंटी सामने वाले ने दी है। हम देखेंगे आगे जाकर के कि जो कंपनीज बनती है या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होती है या लिमिटेड बाय गारंटी होती है या अनलिमिटेड होती है। जिसकी लाइबिलिटी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जितना शेयर का कंट्रीब्यूशन दिया है उतना, या फिर लिमिटेड बाय गारंटी की कितना आपने गारंटी दिया है, या फिर अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। तो कंपनी का मेरिट है कि उसकी लाइबिलिटी कैसी रहती है? कंपनीज में लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। जितना शेयर कंट्रीब्यूट किया है, जितना गारंटी आपने दी है उससे ज्यादा की आपकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी जब आपको जो है वो पे ऑफ करना रहेगा तब, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जो शेयर्स होते हैं वो कैसे हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो शेयर होल्डर का इंटरेस्ट है कंपनी में वो क्या हो सकता है? ट्रांसफर किया जा सकता है फ्रॉम वन परचेसर टू अनदर परचेसर, फ्रॉम सेलर टू द परचेसर, ठीक है। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, भले ही मेंबर को कुछ भी हो जाए बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर, ठीक है। स्कोप फॉर एक्सपेंशन, कंपनी की ग्रोथ होती है, देयर इज स्कोप फॉर एक्सपेंशन। अगर आप कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आप काफी ग्रो कर सकते हो, ठीक है। देन प्रोफेशनल मैनेजमेंट, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, कंपनी का जो मैनेजमेंट होता है वो काफी क्वालिफाइड स्किल्ड रहता है, तो देयर इज प्रोफेशनल मैनेजमेंट इन
कंपनी। ठीक है, अब जहां पर मेरिट्स की बात हुई तो चलिए अब डीमेरिट्स की भी बात कर लेते हैं कि कंपनी फॉर्मेशन का जो पूरा प्रोसेस होता है वो काफी कॉम्प्लेक्स रहता है, काफी कॉम्प्लेक्स रहता है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे ही कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, तो आप देखोगे कि बहुत कॉम्प्लेक्स है वैसे फॉर्मेशन, हालांकि आजकल थोड़ा इजी भी हो गया है बिकॉज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, राइट। तो लेकिन एक इसका डीमेरिट है कि फॉर्मेशन काफी कॉम्प्लेक्स है, तो देयर इज कॉम्प्लेक्सिटी इन फॉर्मेशन। ठीक है, लैक ऑफ सीक्रेसी, क्योंकि कंपनी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गए, है ना, एनुअल रिटर्न वगैरह, ये सब क्या होते हैं, पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, पब्लिक डॉक्यूमेंट होते हैं। कोई भी जाकर के जो है कंपनी के डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है। ठीक है, तो देयर इज लैक ऑफ सीक्रेसी इन कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज इम्पर्सनल वर्किंग रिलेशंस, क्योंकि कंपनी में इतने सारे लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, हायर लेवल, सॉरी टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, तो इतने सारे लेवल्स में अलग अलग लोग काम कर रहे होते हैं, तो कहीं ना कहीं जो वर्किंग रिलेशंस होते हैं वो इम्पर्सनल होते हैं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिलेटेड, गोल ओरिएंटेड रहते हैं। ठीक है, तो रिलेशंस आपके इम्पर्सनल रहते हैं। फिर न्यूमरस रेगुलेशंस, कंपनी को आप देखेंगे कंपनीज एक्ट 2013 भी फॉलो करना है, फिर सेबी के कुछ गाइडलाइंस है, अगर लिस्टेड कंपनी है तो सेबी के गाइडलाइंस भी फॉलो करने पड़ते हैं, तो देयर आर न्यूमरस रेगुलेशंस जो कंपनी को फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर डिले इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि इनिशियली जो डिसीजन लिया जाता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेता है। ठीक है, इनिशियली जो डिसीजन लिया जाता है वो कौन लेता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, क्योंकि मैनेजमेंट किसके पास है, बीओडी के पास है। लेकिन उसके बाद क्या करना पड़ता है, कंपनी को, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को शेयर होल्डर्स का अप्रूवल भी लेना पड़ता है। तो इन सब चीजों में जो है काफी टाइम लग जाता है, दैट्स व्हाई देयर इज डिले इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, डोमिनेशन, अब अगर मैं डोमिनेशन की बात करूं, डोमिनेशन का मतलब ये होता है कि पहली बात तो ये है कि जो लेवल्स हैं कंपनी में, जो लेवल्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, बॉटम लेवल, तो ये इस तरह से पूरा आपका स्ट्रक्चर रहता है। अब उसमें टॉप लेवल की बात किसको माननी पड़ेगी, मिडिल लेवल और लोअर लेवल को। लोअर लेवल इज बाउंड टू फॉलो द गाइडलाइंस दैट आर इशूड बाय द टॉप लेवल। तो इस तरह से डोमिनेशन रहता है कि हाँ भाई, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसकी बात माननी ही पड़ेगी, उसकी बात माननी ही पड़ेगी। आई होप आपको डीमेरिट्स भी क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो हमने जो बेसिक्स ऑफ कंपनीज का हमारा पहला टॉपिक था वो हमने क्लियर कर लिया है। आई होप आपको समझ आ गए होंगे क्या फीचर्स होते हैं कंपनी के, क्या मेरिट्स डीमेरिट्स होते हैं। अब आगे आने वाले वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के बारे में देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड share it with your friends and family. Thanks for watching.